कल हम लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। ये एमपीपीएससी 2024 के मेंस के क्वेश्चंस पेपर 3 सॉल्व किया था। उसमें बताया था कि पीएमआई परचेज मैनेजर इंडेक्स क्या होता है और पीएमआई कौन जारी करता है, नाबार्ड के कार्य क्या होते हैं, नाबार्ड के क्या कार्य होते हैं और कैसे ये ग्रामीण विकास में वित्त पोषण करता है और सहकारी बैंकों में क्या भूमिका निभाता है। ये चीज़ें कल हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। नाबार्ड। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देश का या राज्य का वास्तविक पैसा विकास कार्यों में कहाँ खर्च होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फिर सरकार क्या अपना खर्चा वास्तव में उधारी से चला रही है या नहीं चला रही है, ये चीज़ें हम लोगों ने आप चर्चा की थी। फिर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बताया था कि पॉवर्टी गरीबी आयामी सूचकांक क्या होता है, ये चीज़ें बताई थी। इसमें स्वास्थ्य का, शिक्षा का क्या स्तर होता है, जीवन स्तर का कैसे होता है, कैसे हम लोग एमपीआई को मेजर करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। इसके क्या हेल्प मिलती है, इससे सरकार नीति निर्माण बनाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जिलों को कैसे विकास किया जाता है वो बनाती है। समझ रहे क्या मैथ है। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियां लिखना है। मतलब मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री, ऐसा कि हालांकि हम लोग नाम नहीं लिखेंगे कि किन के अध्यक्षता में, मतलब कि ये कमेटी जो है किन की अध्यक्षता में बनी, ऐसे नाम नहीं लिखे जाते जब हम लोग आंसर लिखते, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए लिखा है। क्या ये 4 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसका, मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल, किसका, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। ये मतलब हमको एमपी का व्यापार बढ़ाना है, मध्य प्रदेश का व्यापार बढ़ाना है, राज्य देश में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाना है। कैसे मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी हम निर्यात में बढ़ाएं, निर्यात जितना ज़्यादा होगा देश से, जीडीपी उतनी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और देश में आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक क्या आएगी, समृद्धि आएगी। ठीक है ना। जब निर्यात बढ़ेगा, देश से चीजें जाएंगी तो उधर से डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो देश की ये जीडीपी बढ़ेगी, पैसा आएगा, व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, गरीबी हटेगी, बेरोजगारी कम होगी। तो मध्य प्रदेश अपने स्तर पर क्या योगदान दे रहा है, क्या क्या और योगदान देना चाहिए जिससे निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे विदिशा का जो गेहूं है वो बहुत ज्यादा निर्यात किया जाता है। कपास में भी मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य है। आईटी सेक्टर में हम बात करें, हमने जैसे पिछली बार देखा था जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों की कंपनियां कहाँ पर बनाई गई, पीथमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में, इंदौर धार रोड पर बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई, धार क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है वो, पीथमपुर क्षेत्र। अभी क्वेश्चंस पूछा था मध्य प्रदेश के अलग अलग एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम लिखने थे। ठीक है। तो
मध्य प्रदेश के जो एमएसएमई सेक्टर हैं, वन और उद्योग हैं, परिवहन का क्या इम्पोर्टेंस है, जो रोड गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, किससे? पीपीई मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? गवर्नमेंट खुद सड़क नहीं बनाती है, गवर्नमेंट टेंडर जारी करती है और बोलती है कि आप ही सड़क बनाइए, हम आपको 100 साल के लिए यहाँ का टोल लीज पर दे देते हैं। तो गवर्नमेंट किसकी भूमिका में आ गई? रेगुलेटर की भूमिका में आ गई। और जो गवर्नमेंट के पास पैसा बचता है वो कहाँ पर खर्च होता है? जन कल्याण योजनाओं में खर्च होता है, स्कूल बनाने में खर्च होता है, हॉस्पिटल बनाने में खर्च होता है। तो मध्य प्रदेश का ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन क्यों किया गया? ताकि मध्य प्रदेश की निर्यात में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके और एक्सपोर्ट को, निर्यात को बढ़ाया जा सके। इसलिए मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था। समझ रहे? अब और इससे रोजगार सृजन होंगे। कौन कौन से विभाग का इसमें इम्पोर्टेंस है? इसमें कौन कौन से विभाग का इम्पोर्टेंस है? मध्य प्रदेश वन का, एमएसएमई का, उद्योग नीति का। हर साल गवर्नमेंट कई हजार करोड़ पंप करती है एमएसएमई के सेक्टर में। परिवहन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का, खाद्य विभाग का, उद्योग उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण का। इसमें उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण क्या होता है? फूड टेक्नोलॉजी, कैसे हम उसमें जो है परिवर्तित कर दे, मुद्रा परिवर्तित मतलब धागे से कपड़े बनाना, मतलब उसका रूप परिवर्तित कर देना। कृषि, तकनीकी शिक्षा, श्रम विभाग, ये सब विभाग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा चीजें जो है इनकी गुणवत्ता सुधारी जाए। जब गुणवत्ता होगी तो ये मार्केट में कंपटीशन कर लेंगी चीजें, और इन पे अलग से सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कि अमेरिका बार बार ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स की सब्सिडी का मुद्दा कहाँ पे उठाता है? डब्ल्यूटीओ में, कि भारत अपने कृषि क्षेत्र में उर्वरकों पर, खाद्य पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, इसका मुद्दा बार बार उठाता है। तो यदि हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमको क्या करना होगा? सब्सिडी उसमें नहीं देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का पैसा बचेगा और बाहर चीजें जाएंगी और आगे उनका संवर्धन होगा, राज्य की हिस्सेदारी बढ़ेगी। किसमें? नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्या होगा? इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात चलती है, बार बार गवर्नमेंट पर आरोप लगाए जाते हैं कि रोजगार के आंकड़ों से क्या किया जा रहा है? खिलवाड़ किया जा रहा है, रोजगार के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आरोप बंद होंगे जो है, और रोजगार बढ़ेगा, नीति निर्माण और अच्छे तरीके से हो सकेगा यदि हमारा बाहर मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो। कार्य समिति की सिफारिशों पर एक नीति निर्धारण में बहुत मदद मिलेगी और उत्पाद गुणवत्ता, और गुणवत्ता जो है चुने हुए उत्पादों का मूल्यवर्धन हो जाएगा। मूल्यवर्धन कैसे? कपास बना, कपास से फिर उसकी गठान बनी, गठान से क्या बना? धागा बना, धागा से क्या बना? कपड़ा बना। तो ये क्या हो रहा है? मूल्यवर्धन हो रहा है। जैसे
लोहा बना, एक लोहे से फिर आलपिन बना, तो कितने रुपए का? या स्टील से आलपिन बना और इसमें लोहे में स्टील मिला के आलपिन बना दिया, और यदि इससे कोई भारी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बना दिया, भारी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का कोई उत्पाद बना दिया, जैसे कि ट्रांसफार्मर बना दिया, तो ये मूल्यवर्धन हुआ कि नहीं उत्पाद का? इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? BHEL भोपाल। तो लोहे से क्या बना दिया? ट्रांसफार्मर बना दिए। तो मूल्यवर्धन ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? एक्सपोर्ट हो रहे हैं। रेलवे इंजन बना दिया, कौन बनाता है? DRDO। फिर एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ होते हैं? बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, और कहाँ होते हैं? जो मालदीव, ऐसी कंट्रियों में जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है। सहयोग और मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल में राज्य के विभिन्न विभाग और MPIDC और राज्य स्तरीय संस्थाएं जो है सहयोग देती हैं, ताकि राज्य स्तर पर हम उसको निर्यात को बढ़ाया जा सके। तो इसकी शॉर्ट समरी क्या है? मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल, इसकी संरचना कौन होती है? मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष, और जो संबंधित विभागों के मंत्री हैं और प्रशासनिक नेतृत्व है। इसका उद्देश्य क्या है? कि हम लोग निर्यात करें और अच्छा गुणवत्ता पूर्वक सामान निर्यात करें, राजनीतिक योजनाओं का निर्माण हो, रोजगार सृजन हो, नीति निर्माण में सहायता मिले, नियमों का निर्माण हो, संशोधन हो, बजट योजना मंजूरी हो, ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण किया जा सके, कई विभागों के बीच जन सामंजस्य समन्वय का कार्य रहता है। मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल के क्या कार्य हैं? ये चीजें हमने देखी। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद, समझ रहे? इसको इंग्लिश में देखते हैं। एंड फॉर्मेशन एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस कब बनाया गया था? MPPTC 4 मार्च 2022 को। किसके चेयर में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या कोलिशन करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, MSME, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मतलब ये बागवान की जो विभाग रहता है, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, कॉटेज धागे बनाने वाले डिपार्टमेंट, ब्लेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें मिली होती हैं और ये चेयर्ड करते हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्री पॉलिसी, और DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटर ट्रेड इंटरनेशनल पॉलिसी, है ना? तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। डिपार्टमेंट का कोलिशन होता है, क्या टारगेट रहता है? एक्सपोर्ट को इनको बूस्टिंग करना है, इकोसिस्टम को डेवलप करना है। इकोसिस्टम कैसे डेवलप अच्छा होगा? वेयर हाउसिंग जब बहुत अच्छा होगा। देखिए, गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउस खुले, ताकि किसानों द्वारा बना गया उत्पाद सड़े ना, उसको कंजर्व किया जा सके। मंडी से लोग लेते हैं और कहाँ पे दे देते हैं? वेयर हाउस में। तो बहुत सारी चीजों का संरक्षण, सारे फल, चाहे केला हो चाहे सेब हो, सब वेयर हाउस में ही रहते हैं। और मार्केट इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, रेगुलेटरी गाइडेंस, इन सब प्रमोट किया जा सके, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की जा सके, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। यदि बाहर का जो है FDI हम चाहते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ लगी रहती है कि राज्य में का जितना ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए,
तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल का निर्माण हो, कैपेसिटी युवाओं के बीच बढ़े, कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग हो, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंटों और इंडस्ट्रीज के बीच क्या बनता है, कोलैबोरेशन बनता है, इंजीनियरिंग मॉडल ईईपीसी मॉडल बनता है। तो ये मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का उद्देश्य है। फ्लैगशिप टूल प्रोग्राम, देखिए कौन कौन से मतलब प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए थे। मध्य प्रदेश ट्रेड एंड एक्सपोर्ट हेल्पलाइन, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैनेज किया जाता है एमपीआईडीसी के द्वारा, ऑफरिंग ट्रेड इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट सपोर्ट में बायर से ज़्यादा कनेक्शन। एक जो है जेम गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऐसे ही होता है ई मंडी, जब वो किसान अपना उत्पाद सीधे मंडी में बिना जाए ऑनलाइन माध्यम से बेच सकता है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमेटी काउंसिल, ये जो है क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमेटी मतलब एग्रीकल्चर और एमएसएमई को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। ट्रेड कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, ईपीसी कॉन्फ्रेंस, मैक्स टेल सेमिनार, इंदौर हेल्प कि इस हमारे स्टेट के क्या प्रोडक्ट हैं उनको कैसे प्रमोट करना है मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल पे। तो ये अलग अलग पोर्टल जो है चलाए जाते हैं, मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल, एक्सपोर्ट एंड हेल्पलाइन, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमेटी, ट्रेड कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स। अचीवमेंट एंड इम्पैक्ट क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू अप्रोक्स कितना 58,407 करोड़ रुपए बढ़ा है। इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क का एक्सपोर्ट हुआ है 6.44। कल मैंने बताया था कि इंडिया के 4.2% सर्विसेज सेक्टर का योगदान है किसकी, वर्ल्ड की जीडीपी में, वर्ल्ड की जीडीपी में, और इंडिया की 2.2% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है किसमें, वर्ल्ड की जीडीपी में, वर्ल्ड की जीडीपी में। तो जो काउंसिल का जो मेन एक्ट होता है कि 5 साल के लिए प्लान बनाना, उसको प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रही हैं जैसे जैम, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमेटी, ट्रेड कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल, एक्सपोर्ट हेल्पलाइन, है ना। और क्या उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए, और जो है एक्सपोर्ट बूस्ट हो, और डेवलपिंग इकोसिस्टम अच्छा बने, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। तो ये सब मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल के वो हैं, ठीक है। अब चैलेंज इसमें क्या क्या है भाई, एक तो हमारी ऑपरेशनल इफिशियंसी, जो चीज़ों को बनाने में जो खर्चा आता है ऑपरेशन, वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन कॉस्ट हमारी ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए मार्केट में जो है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें कंपटीशन उतना नहीं कर पाती हैं। हम इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हो, चाहे कोई भी, चाहे लाइट के सामान हो, एक्स वाई जेड, कहीं ना कहीं चाइना की टेक्नोलॉजी हमको कॉम्पीट कर देती है, हमको हरा देती है। चाइना जो है आज के समय में हर एक चीज़ बना रहा है, और वो भारतीय बाजार को क्या है, बहुत मजबूती तरीके से पकड़े है। और भारतीय बाजार में कोई भी चीज़ हो, घर की घरेलू मंदिर से लेकर लाइट के सामान तक, मोबाइल तक, सब में उसकी पकड़ है, चाहे लैपटॉप बनाने के चिप हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, वो एक हमारे लिए हर्डल है, एक कमी है। स्किल नहीं है युवाओं में उतनी, स्किल स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, हालांकि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। SEZ, लॉजिस्टिक्स पार्क, ये सारी चीज़ें बना रही है, और नीश सेक्टर फोकस, बहुत सारे सेक्टर पर फोकस कर रही है, जैसे कि दवाइयों के और टेक्सटाइल कपड़े के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फोकस कर रही है। तो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। समरी इसकी क्या है भाई, इंटरनेशनल फेयर्स को, अंतर्राष्ट्रीय मेलों को आयोजित करना,
मेलों में भाग लेना, क्वालिटी बढ़ाना, एक्सपोर्ट फेयर बढ़ाना, और जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, उनकी बायर मीट सबमिट करवाना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम में कौन कौन से, मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल है, लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग को बढ़ाना, एक्सपोर्ट क्लस्टर बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा। स्किल एंड कैपेसिटी क्या है, एक्सपोर्ट को फोकस करना, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आ सके उसको बढ़ाना, कोलोब्रेशन करना, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के बीच पार्टनरशिप, ईपीसी, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन मॉडल का निर्माण करना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ने क्या किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल लेवल इंजन है जो कि बहुत सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है, मार्केट जो लिंकेज है उसको बढ़ाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाता है, और एमपी को एक एमपी के क्षेत्र में और एक ग्लोबली जो है बूस्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एमएसएमई के विकास में कौन कौन सी योजनाएं अपनाई गई हैं। मध्य प्रदेश के एमएसएमई के विकास क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं अपनाई गई हैं। राइट द स्कीम अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एमएसएमई इन द मध्य प्रदेश। देखिए, एमएसएमई का जो विकास करना है, 22 फरवरी 2025 को इसकी मंजूरी दी गई थी। एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी लाई गई थी। इसमें क्या किया गया था कि निवेश को प्रोत्साहन दिया गया, उद्योगों में 40% तक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। एससीज और एसटीज के उद्यमियों को अत्यधिक सहायता 48% तक दी गई थी। पिछड़े क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो अभी वीक क्षेत्र हैं, उनमें 1.3 टाइम्स सहायता दी गई थी। निर्यात बढ़ाने वाली यूनिटों पर ज़्यादा फोकस किया गया था, उनमें 52% तक सहायता दी गई थी। फ्रेट लागत पर 2 करोड़ 50 और ये 50 लाख तक की सहायता दी गई थी। हर कर्मचारी को 5,000 इंटू 5 मतलब रोजगार सृजन का उन्होंने जो है टारगेट रखा था। एमएसएमई के माध्यम से कौशल विकास, और जो है हर व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को 13,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता कौशल विकास के माध्यम से दी गई थी। सेवा कवरेज, लॉजिस्टिक, रिसाइकलिंग, वाहन स्क्रैपिंग, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में भी ये मदद की गई थी। कौशल विकास में, सेवा क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स मतलब बड़े बड़े वेयर हाउस टाइप खोलना, और रिसाइकलिंग करना, कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उसको रिसाइकलिंग करना। वाहन स्क्रैपिंग, जैसे दिल्ली में आजकल बहुत वाहन स्क्रैप हो रहे हैं, 15 साल से ऊपर के जो वाहन हैं उनको पूरी तरीके से स्क्रैप कर रहे हैं, डीजल वाहनों को तो पूरी तरीके से स्क्रैप कर रहे हैं। अनुसंधान बढ़ाना, मेडिकल डिवाइसेस और फुटवेयर सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाना, है ना। नवीनीकृत ऊर्जा, नवीनीकृत ऊर्जा में निवेश बढ़ाना, और प्लॉट्स पर ई बिक्री को बढ़ाना। पहले आओ पहले पाओ जो है, जो जैसे गवर्नमेंट जो है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट रहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट रहते हैं, प्लाट रहते हैं, हर जिले में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। उस इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट प्लॉट्स की नीलामी करती है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में। स्टार्टअप पॉलिसी एंड इंक्यूबेशन, स्टार्टअप पॉलिसी में पूंजी सहायता निवेश 15 लाख तक महिलाओं को दिया गया। रेंट में सहायता दी गई, रोजगार में सहायता दी गई, और इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए। मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जैसे सड़क के निर्माण में मैंने आपको बताया कि सड़क निर्माण करो, और गवर्नमेंट 100 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए टोल जो है वसूली का अधिकार दे देती है, पर गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो ये ट्रिपल पी का एक उदाहरण है। सैटेलाइट से जो है, जैसे आजकल बहुत सारे जो ट्रक जो चल रहे हैं इसके रेत के, इनकी जो है सैटेलाइट मैपिंग की जाती है
क्या की जाती है? सैटेलाइट मैपिंग की जाती है। भू आवंटन में जो है औद्योगिक जो विकसित प्लाट हैं उनमें कैसे बिक्री हो उनकी, उनका कैसे आवंटन हो, और सिविल एविएशन सेक्टर में जैव ईंधन में के जो नियोजन में पारदर्शिता बढ़ाई जाती है। हरित ऊर्जा को प्रमोट किया जाता है। आजकल हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब क्षेत्रों में एमएसएमई को बढ़ाया जा रहा है। एससी एसटी और महिला उद्यमियों को सहायता दी जाती है। एमएसएमई 2025 से एससी एसटी और महिला उद्यमियों के लिए निवेश में सहायता दी जाती है। पिछड़े इलाकों में अतिरिक्त सहायता दी जाती है। निर्यात एवं लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहन, निर्यात यूनिटों को फीड सब्सिडी, प्रमाणीकरण सहायता, व्यापारिक पत्रिकाएं जारी करना, इन सब में राइज वॉलमार्ट कनक्लेव हुआ, जैसे अभी ये एग्जाम्पल हुआ, मतलब एग्जाम्पल ही है, 30,402 करोड़ का निवेश प्रस्ताव हुआ था रतलाम में, जिससे करीब करीब 35,320 रोजगार सृजन की। नए एयर कार्गो की सुविधा, टेक्सटाइल पार्क, निजी क्षेत्र, ये जो है कहीं ना कहीं जो कॉन्क्लेव होते हैं, राइस कॉन्क्लेव, तो वो रोजगार को बढ़ाते हैं। तो एमएसएमई को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? गवर्नमेंट ने निर्यात बढ़ाने के लिए एससी एसटी की हेल्प की, भू आवंटन, जो जिले के इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं उनमें सुधार किया, हरित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इन्होंने रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट में ग्रांट किया, प्रोत्साहन, एससी एसटी, महिला और निर्यातकों को, रोजगार सृजनकर्ताओं को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव बढ़ाया, स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्ट की, कैपिटल सब्सिडी, रेंट सहायता, पेटेंट, पावर, टैरिफ कौशल, इन सब चीजों को बढ़ाया। तो एमपी में एमएसएमई विकास में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया, जो पूंजी निवेश, निर्यात, ऊर्जा दक्षता, स्किलिंग, भूमि पारदर्शिता, विशेष समूहों को केंद्रित करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूती से समर्थन दिया जा रहा है। जीडीपी में जो है 2019-20 में कितने करोड़ की थी, ये इंडेक्स बनाई है, इसको देखिएगा। 2020-21 में 21-22, 22-23। इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था 2019-20 से 2022-23 तक गवर्नमेंट के एमपी के जीएसडीपी में क्या योगदान है। जीएसडीपी में एमपी का क्या योगदान है? पोर्टफोलियो, राजस्व टैक्स 72,860 करोड़, 13% की वृद्धि थी। जीएसडीपी का 6.3%। देखिए जीडीपी होता क्या है? जीडीपी मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का जो है कुल मूल्य, अंतिम सेवाओं व वस्तुओं का कुल मूल्य जो है वहाँ के निवासियों के द्वारा जो बनाया जाता है उसको जीडीपी कहते हैं। निवासी का मतलब क्या समझते हैं आप? निवासी का मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान के चलिए एमपी का कोई व्यक्ति है और वो सऊदी अरब में जाकर काम कर रहा है और सऊदी अरब से अपने घर पैसा भेज रहा है, तो वो एक एमपी का माना जाएगा, भले ही वो सऊदी अरब में रह रहा हो। अब जैसे इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, जैसे निवासी का मतलब, जैसे दिल्ली में जो दिल्ली में जो कौन बैठे हैं? उच्चायुक्त बैठे हैं, जो राजदूत बैठे हैं हर देश के, वो पेमेंट ले रहे हैं और यहाँ रहे हैं, पर अपनी सैलरी कहाँ भेज रहे हैं या अपना कुछ पैसा अपने देश में भेज रहे हैं, तो वो अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे इकोनॉमी के हिसाब से। इकोनॉमी के हिसाब से, और वो उस देश की जीडीपी में बढ़ा रहे हैं, निवासी वो माने जाते हैं। देखिए निवासी, भौगोलिक क्षेत्र से निवासी होना एक अलग चीज है। भौगोलिक क्षेत्र से निवासी होना एक अलग चीज है और इकोनॉमिकली निवासी होना एक अलग चीज है। समझ रहे हैं? इकोनॉमिकली एक निवासी होना एक अलग चीज है, तो जीडीपी में वो एक योगदान देते हैं। तो जीडीपी में मध्य प्रदेश की जीडीपी में इनका मध्य प्रदेश की जीडीपी का
किसकी जीडीपी में? भारत की जीडीपी में क्या योगदान है वो बताया गया था। 2019-20 में 9.2 लाख करोड़ की थी। 2020-21 में क्या है, कोरोना आ गया था, तो सभी की राज्यों की वी शेप में इकोनॉमी गिरी थी, एकदम डाउन हुई थी, फिर धीरे 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 रिकवर हुई थी। फिर देखिए 9 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ हुई। राज्य में सशक्त सुधार हुआ, राज्य में टैक्स अनुपात बढ़ा, और ये संकेत करता है कि राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। 2019-20 से 2022-23 तक 34% वृद्धि हुई। कुल वृद्धि मतलब 9.28 लाख से 12.5 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य की टैक्स आय ने जीएसडीपी में योगदान 6% से अधिक दिया, जो कि राजस्व क्षमता में सुधार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की किस दिशा में, किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो रही है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रोवाइड हेल्पफुल इन द डायरेक्शन ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली जो बहना योजना है वो महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को किस दिशा में बढ़ा रही है? देखिए 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। लक्ष्य क्या रखा जाता है? 23 से 60 वर्ष की घरेलू आय की जो महिलाएं हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता देना। यह कौन से माध्यम से? डीबीटी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मतलब आधार से खाता खुला है तो सीधे खाते में पैसे आएंगे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम से। पात्रता क्या है? मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है, 23 से 60 वर्ष की आयु होना जरूरी है, परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, और विधवा, विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं के लिए यह योजना है। क्या पात्रता नहीं है? भाई घर में कोई भी इनकम टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए। यदि इनकम टैक्स कोई घर में भर रहा है तो उसको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी विभाग में या सेवा प्राप्त कोई भी पेंशनर आदमी नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी योजना में पहले 1,000 या उससे अधिक का लाभ न लिया हो, और परिवार में कोई भी सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। अब और इसकी सहायता राशि बढ़ाई जा रही है। 1,000 रुपये प्रति माह कब स्टार्ट की गई थी? 2023 में। अक्टूबर 2023 से इसकी राशि 1250 कर दी गई है। 2000 दिवाली 2025 से 1,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। अब 3,000 रुपये का लक्ष्य रखा गया है। तो 1,000 रुपये से बढ़ाते बढ़ाते मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 3,000 रुपये पर पहुंच गई। लाडली बहना योजना, दीदी योजना, बहना योजना, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से चलती हैं। क्या मेन फोकस क्या है? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से डायरेक्ट इनके खाते में पैसा आता है। कई लोग इसको चुनाव की रेवड़ी के हिसाब से भी देखते हैं। आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन में भी सहायक हो रही है। लाभार्थियों की संख्या घटकर 1.27 करोड़ हुई। 20 अगस्त 2022 के बाद पंजीकरण बंद कर दिया गया। इस पर गवर्नमेंट का 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। राजस्व व्यवस्था क्षमता बनी हुई है,
और बाकी सरकारी योजनाएं काफ़ी पेंडिंग है। ये गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ा है, एक बड़ी राशि गवर्नमेंट की इसमें जा रही है। रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर विशेष बोनस दिया गया, 250 रुपये शगुन के तौर पर दिए गए। 2028 तक यह राशि 3000 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम को भविष्य में सुदृढ़, समावेशी और वित्तीय स्थिर बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1000 रुपये, 1500, फिर अब 3000 रुपये बढ़ाने की कोशिश है गवर्नमेंट की। लाभार्थियों की संख्या 1.27 करोड़ है। राज्य के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण वित्तीय व्यय बन चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्जी और समावेशी वर्गांतरों में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश मतलब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में अंतर बताना है। देखिए, इंक्लूसिव इंक्लूड द लोअर लिमिट बट एक्सक्लूड द अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव मतलब ये ए के बराबर है या ए एक्स से छोटा है या बराबर है परंतु बी से छोटा है। मतलब लोअर लिमिट तो होती है पर एक्सक्लूड लिमिट, जो बड़ी वाली लिमिट है, उसको शामिल नहीं करता। जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 10 वैल्यू इसमें जाती है पर 0 से 10 में 10 वैल्यू नहीं जाती है। प्रिफर्ड, ये कहीं ना कहीं डाटा जो है कंटिन्यूस बाउंड्रीज को बनाने में जो डाटा बनते हैं कि भाई जनसंख्या में 0 से 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, मोर्टली मात्रा इनका मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर कितना है, इन सब चीज़ों में ये जो है डाटा काम में आता है। इन सब चीज़ों में ये डाटा काम में आता है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में बोथ दोनों साइड की जो लिमिट है, देखिए ये इक्वल टू का निशान लगा है, ये इक्वल टू का मतलब ए इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू और लेस देन बी, ये चीज़ें होती हैं। मतलब दोनों लिमिट को इंक्लूड करता है। पहले वाले में, एक्सक्लूसिव वाले में, ए एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन बी, ये इक्वल टू का निशान नहीं था इसमें, और इसमें जो है इक्वल्स टू का निशान है। यूजफुल फॉर वॉट, ये दोनों के लिए यूजफुल है, डिस्क्रीट और होल नंबर डाटा के लिए, और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। बाउंड्री क्लियरिटी है, नो ओवरलैप है। अपर लिमिट शिफ्ट हो जाती है नेक्स्ट क्लास पे। डाटा टाइप बहुत सारे डेटा को, चाहे जनसंख्या हो, चाहे जनगणना हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, कौन से कितने व्यक्ति पूरी जनसंख्या में जो है किस योजनाओं से लाभान्वित हुए, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे पीएम मुद्रा स्कीम हो, चाहे लोन स्कीम हो, तो उन सब में इन चीज़ों का इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डाटा इंटरवल का यूज होता है। हिंदी में बताया गया, एक्सक्लूसिव अपवर्जित वर्गांतर ए और बी में, यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब है ये सम्मिलित है और इस ब्रैकेट का मतलब है ये भी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सीमाएं स्पष्ट रहती हैं, कोई अतिव्यापी नहीं रहती है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जो है इक्वल्स टू का, एक प्रकार से इक्वल्स टू का निशान दिखाता है। इंक्लूसिव, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, और ये उनने समावेशी दृष्टिकोण विशेषकर पूर्णांक डेटा के लिए सरल समझने के लिए आसान होता है। ऊपरी सीमा बहिष्कृत होती है एक्सक्लूसिव में, है ना, अपवर्जी में, और इसमें इंक्लूसिव में शामिल होती है। सीमाएं जुड़ी होती हैं, कोई गैप नहीं होता है, बीच में +-1 का इंक्लूसिव में गैप होता है। निरंतर डेटा के लिए उपयुक्त, पूर्णांक या डिस्क्रीट डेटा के लिए ये उपयुक्त है। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या अंतर है वो पूछा गया था। अपवर्जी और समावेशी।
अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव और समावेशी मतलब इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में दोनों को समाहित करता है। आइडियल फॉर इंटीजर्स के लिए होता है। सांख्यिकी चित्रों की रचना में सामान्य नियम लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आरेख बनाने के कोई भी आरेख बनाओ तो वो एक सरल होना चाहिए, सहज रूप में अपनी जो बताना चाह रहा है वो बताना चाहिए। उसमें कोई ऐसी डिजाइन ना हो जिससे पढ़ने वाले को देखने वाले को समझ में ही ना आए। कोई भी आरेख बना रहे हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट का डेटा शो कर रहे हैं, उसका शीर्षक जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या वो बताना चाह रहा, और कागज का आकार जो उसका आकार है और अनुपात है, जो भी इंडिकेशन चाहे उसमें जैसे भी इंडिकेशन यूज कर रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में नक्शा बनाते थे, शहरों को दिखाते थे, तो एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडेक्स इंडिकेशन, जैसे पुल के लिए ये इंडिकेशन यूज किया जाता है, कोई ब्रिज के लिए कई जगह ऐसे इंडिकेशन यूज करते हैं। तो जो भी है उसमें दिखाए गए हैं वो उचित तौर पे दिखाए जाने चाहिए। आकार उसका और अनुपात में एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, स्केल होना चाहिए बढ़िया तरीके से, शीर्षक उसका जो है स्पष्ट होना चाहिए, सरलता, एक्स और वाई अक्ष जो है निरंतर होने चाहिए, समानुपातिक आकृतियां, बाण आरेख की चौड़ाई और ऊंचाई सही अनुपात में हो, वृत्त आरेख का सेक्शन का मान अनुसार हो, विभिन्न रंग और शेडिंग या लाइनों का प्रयोग हो, पहचान इंडेक्स दें उसको, फुटनोट और स्रोत तैयार करें, जरूरी स्पष्टीकरण जो भी हैं उसको तैयार करें। सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, जो बात कहना चाह रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, कोई गलत आंकड़े, झूठे आंकड़े उसमें शो नहीं होना चाहिए, है ना। और जो मेन टॉपिक है उसी पे फोकस रहना चाहिए, उसका साइज सही रहना चाहिए, चुने हुए आकार सरल, बहुवार, पैकेज, लाइन, डाटा ग्राफ में होने चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार के डेटा ऐसे दिखाते हैं। शीर्षक और अक्ष बराबर स्पष्ट होने चाहिए। एक्स अक्ष क्या डिनोट कर रहा है, वाई अक्ष क्या डिनोट कर रहा है ना। और आंकड़े सही और स्पष्ट होने चाहिए, कोई भ्रामक जानकारी नहीं होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत की राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए, या भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम की विशेषताओं, चुनौतियों या प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है, पहले बताओ। किसी देश के द्वारा एक वर्ष में, मतलब एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी है, जो वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह दर्शाता है कि देश ने कुल मिलाकर कितना उत्पादन और कितनी आय को अर्जित किया है। ये कौन बताता है, राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कितना होता है, इसको मिलाकर जीडीपी या राष्ट्रीय आय तैयार होती है। कौन सी 3 विधियां यूज करते हैं, उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और उद्योग, सेवाएं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ना, इंटरमीडिएट गुड्स को मतलब मध्य, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं के, सेवाओं और मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इससे डबल गणना हो जाएगी। आप मतलब इसे जैसे कपास है, कपास से बन रहा धागा, धागे से बन रहा है कपड़ा,
तो कपड़े की वैल्यू जोड़ोगे, धागे की नहीं जोड़ोगे। अगर धागे की भी जोड़ ली और कपड़े की भी जोड़ ली, डबल डबल जोड़ ली, जो कहीं ना कहीं सही आंकड़े नहीं दिखाता है। आय विधि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता से अर्जित वेतन, लाभ, किराया, ब्याज आदि को जोड़कर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यय विधि क्या होती है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ये x माइनस एम क्या होता है? इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। कितना इम्पोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है ना? कितना इम्पोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, ये क्या है? कंजम्पशन। और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है। और ये क्या है? व्यय, सरकार का व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम। समझ रहे? तो ये जो है अंतिम विधि एक्सपेंडिचर मेथड से। तो गवर्नमेंट नेशनल आय नापने के, राष्ट्रीय आय मेजर करने के कौन से 3 विधियां हैं? एक उत्पाद विधि, एक आय विधि और एक व्यय विधि। उत्पाद विधि क्या होती है? देश की कृषि एवं उद्योग सेवाओं को मिलाकर अंतिम वस्तुओं का जो सेवाओं का मूल्य होता है उसको बताना। आय विधि क्या होती है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्योग धंधों से जितना वेतन, लाभ, किराया और ब्याज आ रहा है उसको बताना आय विधि से। और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? कितना कंजम्पशन किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। जीडीपी क्या होती है? राष्ट्रीय आय के प्रमुख मानक क्या है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, देश के भीतर उत्पादित। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, देश के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जीएनपी क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट निवासियों द्वारा, यदि कोई अपने देश का बाहर रह रहा है और अपने देश में बाहर के जो रह रहे हैं, दोनों की एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और देखिए जी एन डीपी कैसे मिलता है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, या इंग्लिश में बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। और एनएनपी कैसे मिलता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो ये एनडीपी और एनएनपी ये इसका फॉर्मूला है ना? कि जीडीपी से जब मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो एनडीपी मिलता है, और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब मूल्यह्रास कर देते हैं तो एनएनपी मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है?
तो राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है? राष्ट्रीय आय देश में लोगों का जीवन स्तर क्या चल रहा है, कल्याण कितना है उन लोगों का, समृद्धि कितनी है, ये सब चीज़ें बताता है। गवर्नमेंट को नीति निर्माण बजट बनाने में, जैसे पंजाब योजना, कृषि और उद्योग से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं उनको बनाने में, नीति बनाने में बहुत सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय देशों से तुलना की जाती है और सेक्टर विश्लेषण की भाई उपभोग में, निवेश में, स्टील में, कृषि और इन सब में क्या योगदान चल रहा है। अभी करंट की न्यूज है कि जैसे हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 जनवरी से 31 दिसंबर करते हैं। तो ये मैच करने की बात चल रही है, पर अभी हुआ नहीं मैच, ऐसी बात चल रही है। दूसरी चीज, जीडीपी का जो कैलकुलेशन है, पहले जो है एक तो आधार वर्ष को चेंज करने की बात चलती रहती है कि हमको किस वर्ष के मूल्यों से कंपैरिजन करना है। दूसरी चीज, पहले उत्पादन में लागत कितनी आती थी, उत्पादन लागत पे जीडीपी कैलकुलेट होती थी, पर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो मार्केट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो अब इंडिया की जीडीपी भी मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है। तो इंडिया की जीडीपी अचानक से 2014 के बाद बढ़ी है, उसकी बहुत तरीके से आलोचनाएं भी हुई हैं कि भाई इतना देश में उत्पादन तो नहीं बढ़ा है पर जीडीपी कैसे बढ़ गई। तो गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि हमने तो भाई इंटरनेशनल मार्केट से कोलाबोरेशन किया है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ी है। विपक्ष इसकी आलोचना भी करता है। इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं कि जो है गैर पैसे का लेन देन, घरेलू कार्य जैसे गृहिणी जो कार्य कर रही है वो सब नहीं जोड़ते हैं, अनौपचारिक जो लेन देन होते हैं वो नहीं जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के जो मूल्य ह्रास और असंबद्ध वस्तुएं उनकी भी नहीं जुड़ती हैं। आय का एग्जैक्ट वितरण नहीं बताता। अब अंबानी जी कमा रहे हैं 50 लाख करोड़, तो उसका भी वैल्यू पर कैपिटा इनकम में जुड़ जाती है, पर गरीब और अमीर के बीच एग्जैक्ट अंतर समझ में नहीं आता है और पर्यावरण संबंधी मुद्राएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, बाकी अब कल देखेंगे। आज क्या है?